वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार पुनः मैं अजय पटेल एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर फाइटर 1.0 बैच में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हमारा लेक्चर है इसमें हम एक बायो की नई यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टेक्सोनॉमी। इस टेक्सोनॉमी में बेटा हम तीन चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, थ्री चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। नंबर वन है लिविंग वर्ल्ड या जीव जगत, दूसरे नंबर पे है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और तीसरे नंबर पे है प्लांट किंगडम। आज जो हमारा लेक्चर रहेगा इसमें हमारा लिविंग वर्ल्ड पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है, एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी इस चैप्टर से रहेगी। तो आइए स्टार्ट करें। जीव जगत या जिसे हम लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। बेटा वास्तव में ये जो लिविंग वर्ल्ड है, जब हम बहुत सारे जीवों को देखते हैं तो उन जीवों के प्रकार व उन जीवों के जो वास स्थान है, उनकी जो हैबिटाट है, वो हमें बहुत ज्यादा आश्चर्य में डालती है, वो बहुत ज्यादा विस्मयकारी होती है। तो एनसीईआरटी भी यही सब लिखती है उसकी पहली लाइन में कि हम यहाँ पर जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला को देखेंगे, साथ ही साथ जो असाधारण वास स्थान है, बहुत सारे जो हैबिटाट्स हैं जैसे कि ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, अलवनी यानी कि मीठे जल के स्थान, या फिर मरुस्थल ले लें, गर्म झरने ले लें, यहां भी हमें बहुत सारे प्रकार के जीव देखने को मिलेंगे। यहां इस पूरे चैप्टर में हमें डिस्कस करना है जीवों के प्रकार को। मतलब हम जब प्रकार के लेवल पर बात करेंगे तो हम यहां पर एक शब्द इस्तेमाल करेंगे, उसे कहा जाता है डाइवर्सिटी। और चूंकि ये डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की है, इसीलिए इसको कहेंगे बायो डाइवर्सिटी या इसी को कहा जाता है जैव विविधता। तो यहां देखें आप ध्यान से, प्रत्येक प्रकार का जीव जो आप अपने आसपास देखते हैं, वो हर एक प्रकार का जीव एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, एक जाति को रिप्रेजेंट करता है। जैसे चाहे वो प्लांट के लेवल पर हो, इंसेक्ट हो, पक्षी, पालतू अथवा कोई अन्य प्राणी अथवा पौधे, हर एक प्रकार का जो जीव है वो एक जाति को, एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। ज्ञात व वर्णित जातियों की जो संख्या है वो लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां यहां पर हमारे सामने मौजूद हैं। ये डेटा भी हमें एनसीईआरटी ने लिखकर दे रखा है। तो यहां देखें, ज्ञात व वर्णित जातियों की संख्या 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक होती है। इसी को हम इस पृथ्वी नामक ग्रह की बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहते हैं। अगली चीज है, जब इतनी सारी जातियां हैं, जब 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां हैं, तो भाई इनके कोई ना कोई नाम भी होंगे। तो इनकी जो नेमिंग का सिस्टम है, उस नेमिंग में यदि हमें जातियों का नाम रखना है तो नामकरण करने के लिए या नॉमेनक्लेचर करने के लिए पहले उस जाति का सही सही वर्णन होना चाहिए। जब सही सही वर्णन हो जाता है तब हम उस जाति को पहचान लेते हैं, और जैसे ही पहचानते हैं तब इसके बाद हम उसका कर देते हैं नामकरण। मतलब आप यदि किसी का नाम रखना चाहते हैं, किसी स्पीसीज को नाम देना चाहते हैं, तो सबसे पहली स्टेप है उसका प्रॉपर वर्णन होना चाहिए। मतलब आपको उसके सभी गुणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और जब सभी प्रकार के गुण आपको पता चल जाते हैं मतलब आप उस जाति को पहचान चुके हैं। जैसे हम इंसानों के विषय में बोलते हैं कि यदि हमें मनुष्य के गुणों की जानकारी हो जाती है, अवगुणों की जानकारी हो जाती है, तब हम कहने लगते हैं कि हम इस मनुष्य को पहचानते हैं। मतलब पहले उसका वर्णन होना चाहिए, और वर्णन होना चाहिए सही, तब जाके हम उस व्यक्ति को, उस जाति को क्या करेंगे, पहचानेंगे। और जब एक बार पहचान लिया तब हम उसका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। ये जो नामकरण है, ये नामकरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा लोकल नेम, या जिसको कहा जाता है स्थानीय नाम, और दूसरा जो नाम है
वो होता है हमारे पास में स्टैंडर्ड नेम, या जिसको कहा जाता है मानक नाम। जो लोकल नेम है इसके साथ एक समस्या ये है कि ये क्षेत्र विशेष में, यहां तक कि एक ही देश के अलग अलग भागों में ये जो नाम है ये परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं एक लौकी होती है, लौकी की सब्जी हम लोग खाते हैं, ठीक है। उसी लौकी को गढ़ेलू भी कहा जाता है कुछ क्षेत्रों में। ऐसे ही भिंडी आपने सुना है, कुछ छोटे जो क्षेत्र हैं, कुछ जो स्पेसिफिक रीजन है, उसमें भिंडी को अपने ही देश में भेड़ा भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपने प्याज, कांदा, ये शब्द आपने सुने होंगे। तो लोकल नेम जो हैं ये प्लेस टू प्लेस, क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर बदल जाते हैं। एक ही देश में इनके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन लोकल नेम के आधार पर आप बड़े लेवल की कोई स्टडी नहीं कर सकते हैं। अतः हमें आवश्यकता है एक ऐसे नामों की जो वर्ल्ड वाइड केवल एक ही तरह से पहचाने जाएं, और वो होते हैं हमारे स्टैंडर्ड नेम। स्टैंडर्ड नेम या मानक नाम संपूर्ण विश्व या वर्ल्ड वाइड लेवल पर एक जीव के लिए केवल एक नाम रहेगा, व साथ ही साथ ये नाम किसी दूसरे जीव के लिए हम उपयोग करने वाले नहीं हैं। तो इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड नेम या मानक नाम। अब मानक नाम देने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर रूल बनाए, और वो जो रूल्स हैं वो ICBN एंड ICZN में हमें मिलते हैं। क्या फुल फॉर्म है भाई इनका? इंटरनेशनल कोड्स फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। मैं इस बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर वाले में क्या बोल रहा हूं? फॉर, FOR, फॉर। जबकि इंटरनेशनल कोड्स ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। हमारी जो हिंदी की NCERT है उसने एक गलती कर रखी, यहां आप देखें जो ICBN है उसमें इंटरनेशनल कोड ऑफ यहां पर लिख दिया है। बेटा यहां ऑफ नहीं, यहां पर आएगा फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। जबकि ICZN में इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ये सही लिखा है। तो ये जो नियमावली है, इस नियमावली से हमें ये गारंटी मिलती है कि प्रत्येक जीव का केवल एक नाम रहे, व ये नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो। इसी को और आगे यदि बढ़ाएं तो नॉमेनक्लेचर के लिए एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम है कैरोलस लीनियस, और कैरोलस लीनियस ने द्विपद नाम पद्धति दे दी। यहां देखें आप, जो हमारा कैरोलस लीनियस है इसने कौन सी पद्धति दे दी बेटा? द्विपद नाम पद्धति दी। इस पद्धति में किसी भी जीव का जो नाम लिखा जाएगा उस नाम में दो शब्द होते हैं, एक होता है जीनस और दूसरा जो है वो होता है स्पीसीज। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा मैंगीफेरा इंडिका, बेटा ये मैंगो का नाम है, और इसके ब्रैकेट में मैंने लिख दिया यहां पर लिन। तो लिन वो साइंटिस्ट है जिसका पूरा नाम है लीनियस, जिसने इस जाति का वर्णन, इसके नाम का वर्णन सबसे पहले किया। तो यहां पर क्या आ रहा है? द्विपद नाम पद्धति किसने दी? कैरोलस लीनियस ने। इस पद्धति में हर एक जीव के लिए कितने शब्द हैं? दो। पहला रहेगा जीनस या जिसे बोलते हैं वंश, दूसरा है स्पीसीज। आप ऐसा मत सोचना है कि सर ये तो त्रिपद हो गया है, यहां तो वैज्ञानिक का नाम भी है। वैज्ञानिक का नाम रहेगा बट उसके बावजूद भी इसे बोला जाता है द्विपद नाम पद्धति, क्योंकि वैज्ञानिक का नाम उस जाति के लिए नहीं है। वैज्ञानिक का नाम केवल ये बता रहा है कि इस वैज्ञानिक ने इस जाति का वर्णन सबसे पहले किया। तो जीनस और स्पीसीज। बेटा जीनस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। स्पीसीज का पहला भी स्मॉल, सारे भी स्मॉल लेटर रहेंगे। ये जो मानक नाम है इन्हें हम लैटिन भाषा का मानते हैं, अथवा चाहे वो किसी भी भाषा के हों बट उन्हें हम लैटिन भाषा का व्युत्पन्न ही मानते हैं। और जब उन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न मानते हैं तो हमें इनका लैटिनाइजेशन करना होगा,
हमें इनका लैटिनीकरण करना होगा। तो जब हम इन नामों की प्रिंटिंग करते हैं तो प्रिंटिंग के दौरान लैटिन उद्भव को दर्शाने के लिए इन सभी नामों को इटैलिक्स में मतलब तिरछा छापा जाता है। लेकिन जब हाथ से लिखेंगे तो हाथ से लिखते समय इन नामों में हम क्या करेंगे भाई, जीनस व स्पीसीज को सेपरेट सेपरेट अंडरलाइन करेंगे। जैसे ये जीनस हो गया, ये स्पीसीज हो गई, इन दोनों को हमने क्या किया, सेपरेट सेपरेट अंडरलाइन। तो ये है हमारी द्विपद नाम पद्धति। अगले पेज पर यही नामकरण के नियम यहां पर दे रखे हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिए। फिर मैंगीफेरा इंडिका के बारे में यहां पर दे रखा है, वही सारी कहानी जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली। अब हम चलते हैं डाइवर्सिटी पर। तो मैंने डाइवर्सिटी के लिए आपको क्या बताया, 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां हैं। बेटा यदि हम बात करें कि हमें एक जाति का अध्ययन करने में लगभग कितना समय लगेगा, चलिए हम मनुष्य का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि आपको केवल होमो सेपियंस या जिसे हम बोलते हैं सिर्फ सेपियंस जाति का अध्ययन करना है, बिकॉज होमो इज अ जीनस, तो सिर्फ यदि सेपियंस जाति का अध्ययन करना है तो आपको क्या लगता है, आपको कितने वर्षों का, कितने दिनों का अथवा कितने महीनों का समय लगेगा? यदि किसी को ऐसा लगता हो कि सर केवल 1 वर्ष में ही हम सेपियंस जाति का अध्ययन पूरा कर लेंगे, तो बेटा मैं आपको बता दूं, आप जिस नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिस नीट एग्जाम के थ्रू आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन होने वाला है, वहां लगातार 5 सालों तक आप मनुष्य का ही अध्ययन करेंगे, मतलब एक ही जाति का। और वो अध्ययन यदि इन 5 सालों में पूरा हो जाता तो फिर पीजी कोर्स की, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की कोई जरूरत नहीं होती, उसके बाद पीजी होती है। और पीजी के बाद भी सुपर स्पेशलाइजेशन के कोर्स होते हैं, मतलब इस एक जाति का अध्ययन भी हम पूरी तरह से 10-12 वर्षों में भी नहीं कर सकते। तो यहां तो हमारे पास 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां हैं। यदि इतनी जातियों को हर एक को 1 साल भी देना पड़ा तो एक व्यक्ति के लिए इतनी सारी जातियों का अध्ययन करना क्या हो जाएगा, असंभव। तो चूंकि जातियों की संख्या या डाइवर्सिटी क्या है, बहुत ज्यादा, इसलिए इन सभी का अध्ययन करना, स्टडी करना लगभग क्या होता है, असंभव होता है, इम्पॉसिबल होता है। इसी अध्ययन को हमें, इसी अध्ययन या स्टडी को हमें क्या बनाना है भाई, आसान बनाना है, सिंपल बनाना है, इजी बनाना है, संभव बनाना है। और इसी को आसान या संभव बनाने के लिए जिस मेथड का हम यूज करते हैं वो मेथड है क्लासिफिकेशन, या जिसको कहा जाता है वर्गीकरण। तो अध्ययन को संभव बनाने के लिए हम जिसका यूज करेंगे वो है क्लासिफिकेशन, या इसको ही कहा जाता है वर्गीकरण। यहां से थोड़े से और आगे यदि हम चलें तो बेटा जो वर्गीकरण है, ऐसा नहीं है वो सिर्फ जीवों के लिए ही इस्तेमाल में आता है। हम हर एक चीज का वर्गीकरण करते हैं। हम यदि एक मिठाई की दुकान पर जाएं, जाने से पहले ही हमारे दिमाग में एक इमेज रहती है, हमें सफेद कलर की बर्फी लेनी है, या हमें येलो कलर की बर्फी लेनी है, या डार्क ब्लैक या जिसे हम बोलते हैं चॉकलेट कलर, उसकी बर्फी हमें लेनी है। तो ये भी तो एक वर्गीकरण ही तो है। फिर हमारे दिमाग में ये भी रहता है, हम बेसन की बर्फी लेंगे, हम मावे की बर्फी लेंगे, हम ड्राई फ्रूट वाली बर्फी लेंगे, या फिर हम चॉकलेट फ्लेवर वाली बर्फी लेंगे। हमारे दिमाग में ये भी रहता है वो बर्फी रसदार होना चाहिए या वो रसदार नहीं होनी चाहिए। मतलब ये सारे जो गुण हैं, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं, इन्हें कहा जाता है बाह्य गुण, इन्हें कहा जाता है ऐसे गुण, ऐसे सुविधाजनक गुण जिनके आधार पर हम चीजों का क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो हमें अध्ययन को आसान बनाना है तो हमें यहां जीवों का भी क्या करना होगा, वर्गीकरण। और ये जो वर्गीकरण है ये सामान्य गुणों के, सामान्य लक्षणों के आधार पर होता है। यहां बेटा इस पैराग्राफ में बहुत सारी कहानी लिखी है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं इस कहानी को भी, ठीक है। हालांकि बहुत सिंपल है कि यदि हम डॉग को देखें
यदि हमारे दिमाग में कुत्ते जैसा कोई शब्द आए, डॉग जैसा कोई शब्द आए, तो उस समय जो इमेज आती है वो इमेज बिल्ली की नहीं होती, वो इमेज कैट की नहीं होती। यदि हमारे दिमाग में अल्सेशियन शब्द आए, तो हम सभी जानते हैं अल्सेशियन एक बड़े साइज का डॉग होता है जिसे जर्मन शेफर्ड भी कहा जाता है। ठीक है। यदि गेहूं आए तो गेहूं आने पर गेहूं का ही पौधा दिखाई देगा हमारे मस्तिष्क में, उस समय चावल के पौधे की इमेज नहीं आएगी। तो ये कैसे संभव हो पा रहा है? ये संभव हो पाया वर्गीकरण के कारण। यदि हम थोड़े से आगे चले यहां पर, तो यहां जब हम वर्गीकरण करेंगे तो वर्गीकरण करने के लिए हम प्रत्येक जीव को एक वर्ग में बांट देते हैं। तो हर एक जीव का जब वर्गीकरण होगा, क्लासिफिकेशन होगा, तो उसे हम क्लासिफाई करेंगे एक वर्ग में, और उस वर्ग को कहा जाता है टैक्सा। हर एक जीव को हम क्लासिफाई करेंगे एक वर्ग में, और उस वर्ग को क्या कहा जाता है भाई? उसे कहा जाता है टैक्सा। ठीक है। यहां कौन कौन से गुण हम चूज करेंगे? यहां हम चूज करेंगे बाह्य व आंतरिक संरचना। वर्गीकरण को करने के लिए किसका यूज कर लेंगे हम भाई? जीव की बाह्य यानी एक्सटर्नल व इंटरनल संरचना। इसके अलावा हम यहां यूज करेंगे कोशिकीय संरचना या सेल का स्ट्रक्चर। इसके अलावा हम यहां पर यूज करेंगे, कोशिकीय संरचना के अलावा हम यहां पर जिस चीज को यूज करेंगे वो है जीवों के विकासीय संबंध, या जिन्हें कहा जाता है इवोल्यूशनरी रिलेशंस। साथ ही साथ हम यहां पर यूज करेंगे जीवों की पारिस्थितिक सूचनाएं। ये सभी, इन सभी चीजों के आधार पर हम विभिन्न जीवों को अलग अलग टैक्सा यानी अलग अलग वर्गों में हम क्या करेंगे? वर्गीकृत करेंगे, और यही होगा हमारा क्लासिफिकेशन। तो यदि हम इसको थोड़े से और आगे ले जाएं तो हमें एक शब्द मिलेगा आधुनिक वर्गीकरण, या जिसे कहा जाता है टेक्सोनॉमी। तो ये जो टेक्सोनॉमी है इसमें हम शामिल करेंगे चार चीजों को, CICN, C फॉर कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, फिर हो जाएगा क्लासिफिकेशन, और लास्ट में हो जाएगा नॉमेनक्लेचर। आपको याद होगा मैंने नॉमेनक्लेचर के लिए आपको यही चीजें बताई थी। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, तो सबसे पहले यहां आ गया कैरेक्टराइजेशन। आपको उसके लक्षण, आपको उसकी विशेषताएं पता होना। जब विशेषताएं पता है तो आप क्या करोगे? उसे आइडेंटिफाई, यानी आपने उसे पहचान लिया। पहचानने के बाद आपने उसे कर दिया क्लासिफाई, या उसका हो गया क्लासिफिकेशन। और जब इतना सब हो जाएगा देन लास्ट में हम उसका रखेंगे नाम, या उसका हम करेंगे नॉमेनक्लेचर। तो CICN, ये सारी चीजें यहां पर होती हैं जो ऑलरेडी यहां पर उनने हमें लिख के भी दे रखी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्गीकरण है ये प्रक्रिया कोई नई नहीं है, या टेक्सोनॉमी या वर्ग की कोई नई प्रक्रिया नहीं है। प्रारंभ से आदि मानव के समय से ही अलग अलग चीजों का क्या होता आया है? वर्गीकरण। और प्रारंभ में जो वर्गीकरण का आधार था वो आधार था हमारी मूलभूत आवश्यकताएं, या हमारी फंडामेंटल बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो हमने जितनी भी चीजों को बांटा उन्हें एक ही आधार पर बांटा, ये हमारे लिए उपयोगी है या उपयोगी नहीं है। तो उस जमाने में हमारे वर्गीकरण का आधार था उपयोग। ठीक है। उपयोग कितनी चीजों का? आप यहां पर ले सकते हैं भोजन, हम यहां पर ले सकते हैं वस्त्र यानी कि कपड़े, और आवास या आश्रय को। इसी के साथ में जो जीव वैज्ञानिक होते हैं, जो वर्गीकी के वैज्ञानिक होते हैं, उनकी रुचि केवल जीवों के विषय में जानने की नहीं है। उनकी रुचि जीव, उनकी विविधता व साथ ही साथ उनके अंतर संबंधों का पता लगाने की है। मतलब वर्गीकी के जो वैज्ञानिक हैं उनकी रुचि केवल जीव को जानने की अथवा जीव की विविधता को जानने की सिर्फ नहीं है। मतलब इन दोनों को तो जानना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं दोनों चीजों को जानना चाहते हैं। वो इन दोनों के साथ साथ जो जीवों के अंतर संबंध हैं, जो जीवों के इंटर रिलेशंस होते हैं, अंतर संबंध होते हैं, उन अंतर संबंधों को जानने की भी यहां पर
वैज्ञानिकों के मन में क्या होती है? इच्छा। तो विज्ञान की वह शाखा जो एक जीव, जीव की विविधता व जीवों के अंतर संबंधों को हमें बताती है, उसे कहा जाता है सिस्टमैटिक्स। बेटा ये जो सिस्टमैटिक्स शब्द है, ये आया है लैटिन शब्द सिस्टेमा से, जिसका मतलब होता है जीवों की नियमित या रेगुलर व्यवस्था। ये जो सिस्टेमा है, हमारा जो लीनियस है, लीनियस ने उसकी पुस्तक का नाम भी सिस्टेमा नेचुरी रखा। तो यहां पर हमने क्या किया, इस सिस्टमैटिक्स के क्षेत्र में जीव है, उसकी विविधता है, उसके अंतर संबंध है, हमने इसमें आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, इनको भी शामिल कर दिया, जिससे जो सिस्टमैटिक्स है उसका क्षेत्र बड़ा हो गया। तो यदि हमसे पूछा जाए सबसे बड़ा शब्द क्या है, तो सिस्टमैटिक्स है। इससे छोटा क्या रहेगा? टेक्सोनॉमी रहेगा। टेक्सोनॉमी से छोटा क्या रहेगा? क्लासिफिकेशन रहेगा। तो सबसे बड़ी जो टर्म है वो है सिस्टमैटिक्स। और थोड़े से आगे यदि हम चलेंगे तो यहां पर अब हमें मिलेंगी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज या टेक्सोनॉमिक रैंक। तो मैं यहां ये बता दूं आपको, जो वर्गीकरण है बेटा वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। किसी भी जीव का आप यदि वर्गीकरण करेंगे तो वो वर्गीकरण एकल सोपान वो जो वर्गीकरण है वो एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये है पदानुक्रम सोपान प्रक्रम, या इसे कहा जाता है हायरार्की ऑफ स्टेप्स। क्या बोलते हैं बेटा? हायरार्की ऑफ स्टेप्स। तो पुनः सुने, जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी जाति को लिया और सिंगल स्टेप में उसका वर्गीकरण। अरे यदि हम मिठाई की बात करें तो मिठाई के वर्गीकरण में उसका कलर देखा जाएगा, वो किस मटेरियल से बनी है वो देखा जाएगा, वो चिपचिपी है या वो सूखी है ये देखा जाएगा, है ना, उसका आकार राउंड शेप में है या स्क्वायर शेप में है या ट्राइंगुलर शेप में है। मतलब जो भी वर्गीकरण होता है वो एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि वो क्या है? पदानुक्रम सोपान प्रक्रम है, वो हायरार्की ऑफ स्टेप्स है। और यहां पर जो वर्गीकरण की ईच स्टेप, जो हमारा वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण की ईच स्टेप, उस वर्गीकरण का प्रत्येक सोपान एक रैंक अथवा कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। और चूंकि ये रैंक या कैटेगरी हमारी टेक्सोनॉमी का भाग है, हमारी ओवरऑल टेक्सोनॉमी का हिस्सा है, इसलिए इनको कहा जाता है टेक्सोनॉमिक रैंक अथवा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। जैसे बेटा यदि हम पुलिस विभाग की बात करें तो पुलिस विभाग में यदि हम जिले के स्तर पर देखें तो जिले के स्तर से लेके तहसील या गांव के स्तर तक सारे जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनकी एक रैंक या उनकी एक कैटेगरी होती है। सबसे ऊपर जो आते हैं वो एसपी साहब आते हैं, फिर सेकंड नंबर पे डीएसपी, फिर डीएसपी साहब के अंडर में आ जाएंगे टीआई, फिर टीआई के और नीचे की तरफ जो आती है रैंक वो आ जाती है हमारी एसआई, फिर एएसआई, फिर हवलदार साहब, और फिर आते हैं सिपाही जी। तो इस तरह से इनमें भी एक पूरी की पूरी रैंक या कैटेगरी का सिस्टम है, जो ऊपर से कहां की ओर आ रहा है? नीचे की ओर आ रहा है। तो ऐसे ही जब हम टेक्सोनॉमी की बात करेंगे तो टेक्सोनॉमी का हर एक पद एक रैंक या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा, जिन्हें बोलते हैं टेक्सोनॉमिक रैंक या टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। और इसी रैंक या कैटेगरी को एक वचन फॉर्म में बोला जाता है टेक्सॉन, और इसी का जो बहुवचन होगा, प्लूरल होगा बेटा, वो होता है टेक्सा। ठीक है। अब यहां पर एक और लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो वर्गीकी संवर्ग हैं ये सुस्पष्ट रूप से जैविक हैं, ना कि केवल आकारिकीय। मतलब ये जो टेक्सोनॉमी की रैंक या कैटेगरी है ये पूरी तरह से बायोलॉजिकल है, ये सिर्फ और सिर्फ मार्फोलॉजिकल नहीं है।
तो इसे हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक रैंक या टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। यहां से यदि हम थोड़े से और आगे की तरफ चलें तो थोड़े से आगे चलने पर हमें यहां मिलेगा कि जितने भी जीव हैं उन्हें हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया। जैसे यहां देखें, जैसे वहां एसपी साहब आए थे तो यहां पर आ गया सबसे पहले किंगडम। फिर बेटा एनिमल के केस में आता है फाइलम, वहीं प्लांट के केस में हम किंगडम के प्लेस पे जो शब्द यूज करेंगे वो शब्द रहेगा डिवीजन। तो किंगडम, फिर आया फाइलम, फाइलम के बाद आता है बेटा क्लास, देन ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आती है फैमिली, फैमिली के जस्ट बाद में आएगा जीनस और स्पीसीज। बेटा ये जो लाइन मैंने यहां पर लिखी है, एनटीए वाले को इतनी पसंद है ये लाइन, ये सीक्वेंस इतना पसंद है, पेपर में 3 से 4 बार पूछ चुका है। ठीक है, याद करने के लिए आप याद कर लें कि जो किंग है या जिसे हम राजा बोलते हैं, वो राजा गया था जंगल। अब जंगल में उसे फैमिली की याद आई, तो याद आई तो पहले कहां पहुंचा, पीसीओ। तो किंग गया पीसीओ, किंग कहां गया, पीसीओ, पब्लिक कॉल ऑफिस। अब तो नहीं होते हैं, पहले के जमाने में बेटा एसटीडीज हुआ करती थी, पीसीओ हुआ करते थे, है ना, जिनसे जाकर लोग अपने परिचितों से फोन पर बात किया करते थे। अब तो मोबाइल का जमाना है, हर एक के जेब में 1 अथवा 2 मोबाइल, और हर मोबाइल में 1 अथवा 2 या उससे ज्यादा सिम। तो ये जमाना अब अलग है। तो पहले जो है राजा वो गया पीसीओ, पीसीओ से फोन किसको किया, फैमिली को, और फैमिली के कान में केवल 2 ही शब्द बोले, और वो 2 शब्द हैं जीनस व स्पीसीज। ठीक है, तो यहां असल में होता यह है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि क्लास पहले है या ऑर्डर पहले है। तो क्लास और ऑर्डर का आपको पता चल गया, किंगडम, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, यहां से फोन किया किसको, फैमिली को, देन जीनस एंड स्पीसीज। ये हमारी टेक्सोनॉमिक रैंक या कैटेगरी है। यहां यदि हम बात करें डॉग, डॉग भी एक कैटेगरी, एक रैंक या एक टेक्सॉन है। हम बात करें एनिमल, तो डॉग एक एनिमल है, तो एनिमल भी एक कैटेगरी है। डॉग एक एनिमल है, एक स्तनधारी एनिमल है, तो डॉग भी एक कैटेगरी है, एनिमल भी एक कैटेगरी है, स्तनधारी भी एक कैटेगरी है। तो ये सभी शब्द जो हम सुनते हैं वो एक कैटेगरी या रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से यदि हम थोड़े से और आगे की तरफ चलने की कोशिश करेंगे तो बेटा हमें ये समझना है, किंगडम जो बनाए वो आर.एच. विटेकर ने बनाए, और कितने किंगडम बनाए बेटा, 5। तो एक किंगडम हो गया हमारा यहां पर मोनेरा, फिर आ जाएगा भाई प्रोटिस्टा, इसके बाद में हमें मिलेगी यहां पर फंजाई, चौथे नंबर का जो जगत है वो है प्लांटी या पादप, 5th नंबर या 5वें नंबर पर एनिमेलिया या जंतु या प्राणी जगत आएगा। जब ये जगत बनाए तो बहुत सिंपल बेसिस यहां पर लिए, जैसे मोनेरा के लिए उन्होंने लिया कि यहाँ की जो सेल्स हैं वो प्रोकैरियोट हैं, ये सब यूकैरियोट हैं। ये यूकैरियोट में एक कोशिकी है, ये सभी बहुकोशिकी हैं। ये यूकैरियोट है, बहुकोशिकी है, लेकिन इसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। इन दोनों में, दोनों ही यूकैरियोट हैं, दोनों बहुकोशिकी हैं, दोनों में कोशिका भित्ति है, लेकिन ये अपना भोजन बना सकते हैं और ये अपना भोजन नहीं बना सकते। तो बड़े ही सिंपल चीजों के बेसिस पर ये 5 जगतों का यहां पर क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो 2 चीजें चलती हैं, व्हेन वी गोज फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, जब हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाते हैं तो याद रखना जो सिमिलैरिटीज हैं या जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, उन सिमिलर कैरेक्टर्स में क्या होती है, वृद्धि। जो समान लक्षण हैं उन समान लक्षणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरा कंसेप्ट क्या रहेगा कि जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तब जो सिमिलर कैरेक्टर हैं, तब जो समान लक्षण हैं, उन समान लक्षणों की संख्या में क्या आती है, कमी आती है। अब बेटा ये एनसीईआरटी ने लिख कर दिया है, लेकिन एक बार एनटीए ने क्वेश्चन पूछा, और एनटीए ने क्वेश्चन पूछा कि जब हम स्पीसीज से
किंगडम की तरफ जाते हैं तो सामान्य लक्षणों में क्या होता है? अपन ने यहां पढ़े समान लक्षण, उसने क्या पूछे? सामान्य लक्षण, और सामान्य लक्षण का मतलब होता है जनरल फीचर्स। सामान्य लक्षण सिंपल कैरेक्टर या जनरल फीचर्स जिन्हें बोलते हैं। तो बच्चों ने क्या लगा दिया कि स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाने पर जो सिमिलर कैरेक्टर सोचा उनने, जबकि वो पूछा क्या था? जनरल या सामान्य। उनने लगा दिया कम होते हैं। बाद में आंसर आया उसका कि वो लक्षण क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। बहुत सारे बच्चों को अभी भी ये चीज समझ नहीं आई होगी, मैं अब उसको समझा रहा हूं। जैसे हम बात करें सबसे ऊपर किंगडम के लेवल पर एनिमेलिया की, तो बेटा जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी यूकैरियोट हैं, बहुकोशिकीय हैं, उनमें सेल वॉल नहीं होती, कोशिका भित्ति नहीं होती, और वो अपना भोजन नहीं बना सकते। तो ये जो चार लक्षण मैंने यहां बोले किसके लिए? एनिमल के लिए। उसमें सबसे पहला यूकैरियोट, नंबर 2 बहुकोशिकीय, नंबर 3 सेल वॉल नहीं है, नंबर 4 ये अपना भोजन बना नहीं सकते। ये चारों क्या हैं? जनरल कैरेक्टर हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आने लगते हैं तो भाई अलग अलग फाइलम के लेवल पर, एक फाइलम हमें आर्थ्रोपोडा मिलेगा, एक हमें कॉर्डेटा मिलेगा, एक हमें पॉरीफेरा मिलेगा। तो अब अलग अलग फाइलम के लेवल पर विशिष्ट लक्षण आना चालू हो जाएंगे, ठीक है। और नीचे यदि हम स्पीसीज के लेवल पर आए तो विशिष्ट लक्षण बढ़ना चालू हो जाएंगे। तो जो सामान्य लक्षण किंगडम के लेवल पर थे वो सामान्य लक्षण तो स्पीसीज के लेवल पर भी रहेंगे, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर जो विशिष्ट लक्षण है, जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है, वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहां देखें किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाने पर सिमिलर कैरेक्टर बढ़ते हैं। सिमिलर कैरेक्टर बढ़ने का मीनिंग क्या है ये याद रखें। सिमिलर कैरेक्टर बढ़ने का मीनिंग है जो सामान्य लक्षण है, वो सामान्य लक्षण जो कि एनिमेलिया यानी किंगडम के लेवल पर थे वो तो उतने ही रहेंगे, लेकिन नीचे आने पर जो विशिष्ट लक्षण है, जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, वो विशिष्ट लक्षण क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। तो एक तो समान लक्षण बढ़ेंगे, दूसरा सामान्य लक्षण उतने ही रहेंगे जितने किंगडम पर थे, लेकिन जो विशिष्ट लक्षण है वो क्या हो जाएंगे साथियों? इंक्रीज। अब हम बात करें उल्टा रिवर्स जाने की, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाने पे, तो जो सामान्य लक्षण है वो क्या होते हैं? कम। क्यों होते हैं कम? क्योंकि इस स्तर पर जाने पर विशिष्ट लक्षणों में क्या आती है? कमी। जो विशिष्ट लक्षण है वो विशिष्ट लक्षण क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। क्योंकि भाई जो विशिष्ट लक्षण यहां स्पीसीज के लेवल पर है वो विशिष्ट लक्षण हमें यहां किंगडम के लेवल पर मिलने वाला नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये याद रखें कि भाई जैसे स्पीसीज के लेवल पर आपको जो लक्षण मिलेंगे, जैसे जो होमोसेपियंस है, यदि हम होमोसेपियंस की तुलना पैंथेरा लियो से करें, मतलब लियो स्पीसीज से करें, या होमोजीनस की तुलना पैंथेरा जीनस के साथ करें, तो फिर यहां पर हमें सामान्य लक्षण भी बहुत ज्यादा मिलने वाले नहीं है। तो नीचे के लेवल से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो सामान्य लक्षण हैं, जो जनरल कैरेक्टर्स हैं, वो हमें बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं, वो सामान्य लक्षण हमें इंक्रीज होते हुए दिखाई देते हैं। इतना याद रहेगा सभी को। तो यहां पर किंगडम से स्पीसीज सिमिलर कैरेक्टर, समान लक्षण बढ़ेंगे, बट समान लक्षण में जो सामान्य लक्षण है वो जितने किंगडम के लेवल पर है उतने ही स्पीसीज पर हैं। यहां विशिष्ट लक्षण जो हैं वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। बट रिवर्स जाने पर, स्पीसीज से किंगडम पर जाने पर जो विशिष्ट लक्षण है, स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं, जो आज ह्यूमन का कैरेक्टर है, यदि हम ऊपर के लेवल पर आए फाइलम पर तो वो कैरेक्टर आर्थ्रोपोडा के साथ मैच होने वाला नहीं है। तो वो जो विशिष्ट लक्षण है उनमें क्या आती है? कमी। और सामान्य लक्षण बोल देना कि चूंकि पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था कि सामान्य लक्षण क्या होते हैं? बढ़ते हैं, अदरवाइज सेम रहते हैं। बट आप याद रखें पेपर में फिर से यही क्वेश्चन रिपीट हो सकता है कि सामान्य लक्षण कहां जाने पर बढ़ते हैं? तो सामान्य लक्षण स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाने पर बढ़ते हैं। एक अंतिम लाइन यहां याद करेंगे कि जो हमारे ऊपर के लेवल का टेक्सा होता है, जैसे ये ऊपर के लेवल के टेक्सा है, स्पीसीज से ऊपर जीनस, जीनस से ऊपर फैमिली, तो ऊपर के लेवल के टेक्सा पर जो दो अलग अलग टेक्सा रहेंगे
उनके बीच में संबंध स्थापित करना उतना आसान नहीं होता जितना नीचे के लेवल पर रहेगा। चलिए हम लोग आ चुके हैं स्पीसीज पर, और ये जो स्पीसीज है ना, स्पीसीज क्या है बेटा? स्पीसीज या जाति ये इंडिविजुअल जीवों का या व्यष्टि जीवों का क्या होती है? समूह होती है, जिनके मध्य हमें मौलिक समानताएं या जिन्हें बोला जाता है फंडामेंटल सिमिलरिटीज, ये देखने को हमें मिलेंगी। और यदि हम बात करें कि जो दो समीपस्थ संबंधित जातियां हैं, जो दो ऐसी जातियां हैं जो बहुत पास पास हैं, यदि उनके बीच में भी कोई डिफरेंस हम देखेंगे तो वो डिफरेंस हम देखते हैं मार्फोलॉजी के बेसिस पर। आगे चलें तो हमें यहां पर मिलेगा जीनस। बेटा ये जो जीनस है, ये जीनस स्पीसीज का ग्रुप होता है, जातियों का समूह होता है। एक वंश में मौजूद जातियां आपस में बहुत ज्यादा समानताएं दर्शाएंगी, दूसरे वंश में मौजूद जातियां भी आपस में समानताएं दर्शाएंगी, लेकिन दो अलग अलग वंशों की जातियों की यदि तुलना करें तो उनमें डिफरेंस देखने को हमें मिलेंगे। तो यहां पर यदि हम जीनस की बात करें तो एक जीनस हमने ले लिया सोलेनम, स्पीसीज ले ली मेलॉन्जीना, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम नाइग्रम। यहां पर यदि हम बात करें, मेलॉन्जीना हमारा बैगन है, लाइकोपर्सिकम टमाटर है, ट्यूबरोसम आलू है, नाइग्रम हमारी मकोई है। ऐसे ही हम एक जीनस ले सकते हैं पैंथेरा, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पाइडस और पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा लियो जो है वो हमारा लायन है, ठीक है। पैंथेरा जो पाइडस है वो हमारा लेपर्ड है, और पैंथेरा टाइग्रिस जो है वो हमारा टाइगर है। ऐसे ही बात करें कैट की, तो कैट का जो जीनस है वो है फेलिस, और बात करें डॉग की, कुत्ते की, तो उसका जो जीनस है वो है कैनिस, ठीक है। जीनस के जस्ट बाद में यहां पर हमें जो मिलेगा वो है कुल, या जिसे फैमिली कहा जाता है। बेटा फैमिली संबंधित वंश का समूह है, और इसका जो वर्गीकरण है कुल का वो आधारित है कायिक लक्षण प्लस लैंगिक लक्षण। तो कायिक व लैंगिक इन दो चीजों पर आधारित होता है हमारे कुल का वर्गीकरण। यहां से थोड़े से आगे यदि हम चलें तो एक फैमिली हमें मिल गई जिसका नाम है सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली में तीन जीनस आ गए, सोलोनम, पिटूनिया और धतूरा, यहां पर हमने ले लिए। ये फैमिली है सोलेनेसी। एक फैमिली हमने ले ली यहां पर फेलिडी, और इस फेलिडी फैमिली में हमारे लायन का पैंथेरा जीनस और हमारी बिल्ली का जीनस फेलिस आ गया। तो ये है फैमिली। याद रखें कायिक व लैंगिक लक्षणों पर इसका वर्गीकरण आधारित है। फैमिली के जस्ट बाद यदि हम देखें ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होते हैं? ऑर्डर समीपस्थ संबंधित फैमिली जो है उसका समूह होते हैं। और ये जो समीपस्थ संबंधित फैमिली का समूह है, तो यदि हम बात करें ऑर्डर की या उसके लेवल के संवर्ग की, उसके और ऊपर के लेवल पर, मतलब ऑर्डर या ऑर्डर के ऊपर हमें क्या मिलेगा? पीसीओ, तो क्लास मिलेगी, फाइलम मिलेगा और किंगडम मिलेगा। तो ये जो जितने भी कैटेगरीज हैं, ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये केवल संबंधित लक्षणों पर आधारित नहीं है, ये लक्षणों के समूह पर आधारित हैं। तो ये जो रहेंगे ये आधारित है हमारे लक्षणों के समूह पर। यहां एक ऑर्डर हम ले लेते हैं, और वो ऑर्डर जैसे मैंने ले लिया पॉलीमोनियल्स। ये प्लांट का पुष्पीय पादपों का एक ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स, जिसमें फैमिली सोलेनेसी और फैमिली कॉनवॉल्व्यूलेसी आती हैं। ऐसे ही एनिमल में मैंने एक ऑर्डर ले लिया यहां पर कॉर्निवोरा, जिसमें मांसाहारी आते हैं। तो इसमें एक फैमिली हमने ले ली फेलिडी, फेलिडी फैमिली, जिसमें कौन कौन आ जाएगा? पैंथेरा आ जाएगा पूरा,
और जिसमें फेलिस यानी बिल्ली आ जाएगी हमारी, और दूसरी फैमिली यहां पर हमने ले ली कैनिडी, और इस कैनिडी फैमिली में आ जाएगा डॉग। तो फैमिली जो है वो समीपस्थ, सॉरी, ऑर्डर जो है वो समीपस्थ फैमिलीज का क्या होता है, समूह। तो यहां हमने ये क्या लिया, ऑर्डर, और ये क्या है, फैमिलीज हमने ले ली। इनका जो वर्णन है, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये लक्षणों के समूहों पर आधारित है, ये एक एक दो दो लक्षणों पर आधारित नहीं है। और आगे यदि हम चलें तो हमें क्लास मिलती है। क्लास में हमने जैसे एक ले ली स्तनधारी या मैमेलिया हमने ले लिया। उस मैमेलिया में हम दो ऑर्डर ले लेते हैं, एक हमने ले लिया प्राइमेटा और एक हमने ले लिया यहां पर कॉर्निवोरा। तो बेटा प्राइमेटा में मंकी, गिब्बन, गोरिल्ला, ऑरंगोटन, ह्यूमन, ये सब आ जाएंगे। कॉर्निवोरा जो है इसमें कैट, डॉग, लायन, लेपर्ड, टाइगर, ये सब आ जाते हैं। बात करें फाइलम की, तो जैसे कि मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी व स्तनधारी, ठीक है, ये सभी एक फाइलम में आते हैं जिसका नाम है कॉर्डेटा, ठीक है। और ये जो कॉर्डेटा फाइलम है, इसके वर्गीकरण का आधार क्या रहेगा, नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पृष्ठ खोखला तंत्रिका तंत्र। ऐसे ही प्लांट के केस में हम इसे बोल देते हैं डिवीजन। किंगडम की बात करें तो बेटा 5 किंगडम के नाम ऑलरेडी मैं आपको लिखकर दे चुका हूं, ठीक है। उनके वर्गीकरण का जो आधार है किंगडम का, वो भी मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी हम आर.एच. विटेकर के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। लास्ट में अब हम आ गए हैं यहाँ इस टेबल पर, जिसमें ह्यूमन, घरेलू मक्खी, आम व गेहूं, इनकी जानकारी है। इनके बायोलॉजिकल नेम जैसे होमोसेपियंस, मस्का डोमेस्टिका, मैंगीफेरा इंडिका, ट्रिटिकम एस्टिवम दिए हैं, नाम दिए हैं। तो इस वंश जो है, जीनस जो है, वो आपको क्लियर हो गया है। देन फिर दी है फैमिली, होमोनिडी फैमिली है, म्यूसिडी, एनाकार्डिएसी एंड पोएसी फैमिली। ऑर्डर में प्राइमेट, फिर हमारी जो मक्खी है उसका डिप्टेरा, उसके बाद में हम बात करें मैंगो, मैंगो में सेपेंडेल्स, गेहूं में पोएल्स। पोएल्स में जो फैमिली आ रही है गेहूं की वो है मोनोकोटिलिडनी, आम की फैमिली है डाइकोटिलिडनी, मक्खी इंसेक्टा में, ह्यूमन मैमेलिया में। बाकी हमें उनके फाइलम ऑलरेडी याद है, फाइलम या डिवीजन। पहले बोलेंगे फाइलम ह्यूमन एंड घरेलू मक्खी के लिए कॉर्डेटा एंड आर्थ्रोपोडा, जबकि यहां पर प्लांट के केस में एंजियोस्पर्मी, यहां इन दोनों का डिवीजन है। तो बेटा यहां आकर हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को डिस्कस कर लिया है कंप्लीटली। इससे एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी पेपर में रहेगी। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।